नमस्कार। हमारे पास चरक संहिता से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं और आज हम आयुर्वेद के एक ऐसे अध्याय की परतें खोलने वाले हैं जो हजारों साल पुराना होने के बावजूद आज भी चौंकाने वाला रूप से प्रासंगिक है। हम बात कर रहे हैं राजे यक्ष्मा की। इसे रोगों का राजा भी कहा जाता है और अक्सर इसकी तुलना आधुनिक ट्यूबरक्लोसिस से की जाती है। हमारे स्रोतों के जरिए हमारा मिशन ये समझना है कि ये सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक पूरा सिंड्रोम है जिसके तार मतलब जीवन शैली, मनोविज्ञान और पोषण से जुड़े हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो ये रोगों का राजा वाली उपाधि ही बहुत नाटकीय लगती है। किसी बीमारी को ऐसा नाम क्यों दिया गया होगा? ये नाम इसकी प्रकृति की वजह से है। राजयक्ष्मा शरीर पर चुपचाप और धीरे धीरे कब्जा करता है और जब तक इसके लक्षण पूरी तरह सामने आते हैं, ये लगभग हर धातु, हर सिस्टम को अपनी चपेट में ले चुका होता है। इसका जो मूल सार है वो है क्षय। क्षय यानी शरीर के ऊतकों का, टिश्यूज का धीरे धीरे गलना। बिल्कुल, शरीर के ऊतकों का क्षरण होना, इसीलिए इसे शोष भी कहते हैं। और ये एक त्रिदोषज व्याधि है, मतलब इसमें वात, पित्त और कफ तीनों की तिकड़ी मिलकर शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। तो ये सिर्फ फेफड़ों की बीमारी नहीं है जैसा कि आमतौर पर टीबी के बारे में सोचा जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और चरक संहिता इसकी शुरुआत के लिए 4 बहुत ही खास वजहें बताती है जिन्हें चत्वारी आयतन कहा गया है। इसमें सबसे पहली वजह है साहस। ये शब्द तो वीरता से जुड़ा है। ये बीमारी का कारण कैसे हो सकता है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ साहस का मतलब है अपनी शारीरिक क्षमता की सीमाओं को लांघना, मतलब ओवर एक्सर्शन। अच्छा। ग्रंथ इसके बहुत सटीक उदाहरण देते हैं, जैसे एक कमजोर व्यक्ति का किसी बलवान से युद्ध करना या फिर अपनी क्षमता से बहुत ज्यादा वजन उठाना। ओके। यहाँ तक कि बहुत जोर जोर से और देर तक पढ़ना, जिसे वाचक साहस कहा गया है, वो भी इसमें शामिल है। ये सारी गतिविधियां शरीर में वात दोष को बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं। और यही इस रोग की नींव रखता है। बिल्कुल। ये तो सीधे सीधे आज के हसल कल्चर और बर्नआउट से जुड़ता है। लोग अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हैं। सही बात है। अच्छा, दूसरा कारण है वेग संधारण, यानी शरीर के प्राकृतिक वेगों को रोकना। ये सुनने में तो बहुत मामूली लगता है। मामूली लगता है, पर आयुर्वेद इसे बहुत गंभीर मानता है। देखिए, मल, मूत्र, छींक, जमाई, भूख, प्यास, ये सब शरीर के सिग्नल हैं। इन्हें नजरअंदाज करना मतलब सिस्टम में गड़बड़ी पैदा करना। अच्छा। खासकर मलमूत्र और अधोवायु को सामाजिक शर्म, घृणा या किसी और वजह से लगातार रोकना, वो शरीर के निचले हिस्से में वात को प्रकोपित करता है, जो फिर ऊपर की ओर बढ़कर दूसरे दोषों को भी बिगाड़ देता है। मतलब ये शरीर के अपने कम्युनिकेशन सिस्टम को जैम करने जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। समझ गए। तो पहला कारण है शरीर को जरूरत से ज्यादा थकाना, दूसरा है शरीर के सिग्नलों को अनसुना करना, तीसरा कारण क्षय है जो मानसिक और भावनात्मक स्तर पर काम करता है ना? बिल्कुल। ये तीसरा कारण शायद सबसे गहरा है। क्षय का मतलब है धातुओं का, खास तौर पे शुक्र और ओज का क्षरण। शुक्र यानी रिप्रोडक्टिव टिश्यू और ओज मतलब इम्यूनिटी या वाइटल एसेंस। हाँ, और ये होता है मानसिक वजहों से, जैसे लगातार ईर्ष्या, चिंता, भय या शोक में डूबे रहना। इसके अलावा अत्यधिक उपवास करना या लंबे समय तक पौष्टिक भोजन ना मिलना भी इसमें शामिल है। अब देखिए यहाँ मन और शरीर का कनेक्शन कितना साफ है। मानसिक तनाव सीधे सीधे शरीर की सबसे गहरी ऊर्जा को खत्म कर रहा है। एग्जैक्टली। और चौथा कारण है विषमाशन। हाँ, विषमाशन यानी खाने पीने में गड़बड़ी। ये इन सब पर मोहर लगाने जैसा है। पर विषमाशन का मतलब क्या सिर्फ खराब खाना है? नहीं, इसका मतलब है अनियमित ढंग से खाना, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम, बिना भूख के खाना, और विरुद्ध अन्नपान यानी असंगत खाद्य पदार्थों को एक साथ खाना, जैसे दूध और मछली। ये आदतें पाचन अग्नि को बिगाड़ देती हैं, जिससे शरीर में आम यानी टॉक्सिन्स बनते हैं। और फिर दोष प्रकोपित होकर शरीर के चैनल्स यानी स्रोतों को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। तो ये 4 स्तंभ हैं: अतिश्रम, शारीरिक संकेतों की अनदेखी, मानसिक तनाव और अनियमित भोजन। जब ये कारण शरीर पर असर डालते हैं तो अंदर होता क्या है? इसकी पैथोलॉजी या संप्राप्ति क्या है? इसकी संप्राप्ति बहुत ही अनूठी है। इन 4 कारणों से प्रकोपित हुए तीनों दोष यानी वात, पित्त और कफ, वो मिलकर शरीर के पोषण के मुख्य द्वार पर हमला करते हैं। मुख्य द्वार मतलब?
रसवह स्रोतस, ये वो चैनल्स हैं जो हमारे भोजन के रस को बाकी धातुओं तक ले जाते हैं। रक्त, मांस, मेद। एक मिनट, अगर मुख्य पाइपलाइन ही ब्लॉक हो गई तो मरीज जो खा रहा है वो पोषण शरीर में जा कहाँ रहा है? यही तो इस रोग का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। चरक संहिता कहती है कि जब रसवा स्रोतस रुक जाते हैं तो आहार का पोषक अंश, जिसे रस धातु बनना था, वो अपना रास्ता बदल लेता है। वो पोषण सीधे पुरीश यानी मल में परिवर्तित होने लगता है। हाँ, ये तो कमाल की बात है। मतलब शरीर की पूरी बायोकेमिस्ट्री पलट गई। हाँ, मरीज खा रहा है लेकिन वो खाना उसे ताकत देने के बजाय सीधे कचरा बन रहा है। बिल्कुल सही। इसीलिए राजयक्ष्मा की चिकित्सा में पुरीश रक्षा यानी मल की रक्षा को बहुत महत्व दिया गया है। वैद्य रोगी को समझाते थे कि आपके मल में आपका पोषण बह रहा है, इसे बचाना है। ये वाकई एक आहा मोमेंट है। अच्छा, जब शरीर में ये सब चल रहा होता है तो क्या बीमारी पूरी तरह सामने आने से पहले शरीर कोई चेतावनी देता है? इसके पूर्व रूप या शुरुआती लक्षण क्या है? हाँ, शरीर संकेत जरूर देता है, जैसे लगातार हल्का हल्का जुकाम, मतलब प्रतिश्याय बने रहना, या बिना किसी खास वजह के कमजोरी, दौर्बल्य महसूस होना। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक संकेत बहुत खास हैं। जैसे व्यक्ति को हर अच्छी चीज में भी कोई न कोई कमी या दोष नजर आने लगता है, जिसे दोष दर्शनम कहा गया है। अच्छा, भोजन को देखते ही घृणा का भाव आता है, लेकिन और ये बहुत ही विरोधाभासी है। क्या? ग्रंथों के अनुसार उसी व्यक्ति का स्त्रियों, मदिरा और मांस के प्रति आकर्षण और आसक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये तो बहुत ही उल्टा लगता है। आमतौर पर बीमार व्यक्ति तो इन सब चीजों से दूर भागता है। शायद ये शरीर की एक हताश कोशिश होती है क्षय हो रही ऊर्जा को किसी भी तरह से बाहरी उत्तेजना से पूरा करने की। इसके अलावा कुछ खास तरह के सपने भी आते हैं, जैसे सपने में खुद को बालों, हड्डियों या राख के ढेर पर चढ़ते हुए देखना। बाप रे। या सूखे हुए तालाब, जंगल और पहाड़ों को देखना। ये सब शरीर और मन के भीतर बढ़ रही शुष्कता और क्षय के प्रतीक हैं। ये लक्षण तो किसी थ्रिलर फिल्म की तरह लगते हैं, बहुत गहरे और सांकेतिक। अच्छा, जब ये पूर्व रूप का दौर निकल जाता है और बीमारी पूरी तरह स्थापित हो जाती है, तब क्या होता है? मैंने लक्षणों के 3 समूहों के बारे में पढ़ा है, एकादश, षड और त्रिरूप। बिल्कुल। जब रोग पूरी तरह प्रकट हो जाता है तो लक्षणों का एक पूरा समूह सामने आता है। सबसे विस्तृत है एकादश रूप, यानी 11 मुख्य लक्षणों वाला रूप। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें है कास यानी खांसी, ज्वर यानी बुखार, पार्श्वशूल मतलब छाती के किनारों में दर्द, स्वर भेद यानी आवाज का बदल जाना, और शिरोरुजा मतलब सिर दर्द। इसके अलावा रक्त छर्दी यानी खून की उल्टी या खांसी में खून आना। ये तो गंभीर लक्षण है। बहुत। फिर श्वास यानी सांस फूलना, अतिसार यानी दस्त, और अरुचि मतलब भूख ना लगना। ये 11 लक्षण मिलकर राजयक्ष्मा को पूरा क्लासिकल चित्र बनाते हैं। 11 लक्षण तो बहुत ज्यादा है। क्या इनका कोई संक्षिप्त रूप भी है, शायद निदान को आसान बनाने के लिए? हाँ, इसीलिए षड रूप का वर्णन है, यानी 6 लक्षणों वाला रूप। ये एक तरह से उन 11 में से सबसे प्रमुख 6 लक्षणों का सार है। और वो 6 कौन से हैं? इसमें आते हैं कास, ज्वर, पार्श्वशूल, स्वर भेद, अतिसार और अरुचि। अगर किसी मरीज में ये 6 लक्षण एक साथ मिल रहे हैं तो निदान लगभग पक्का माना जाता है। ठीक है, तो 11 लक्षणों का विस्तृत रूप और 6 का प्रमुख रूप। फिर ये त्रिरूप क्या है? क्या इसके लिए कोई 3 खास लक्षण बताए गए हैं? यह एक बहुत सूक्ष्म बात है। ग्रंथों ने त्रिरूप के लिए कोई 3 विशेष लक्षण नहीं बताए हैं। अच्छा। इसका मतलब यह है कि उन 11 लक्षणों की लिस्ट में से कोई भी 3 लक्षण अगर एक साथ मौजूद हैं तो उसे त्रिरूप राजयक्ष्मा कहा जा सकता है। ओह, तो ये किसी भी 3 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। हाँ, ये दिखाता है कि ये बीमारी कितने अलग अलग रूपों में प्रकट हो सकती है। किसी में खांसी, बुखार और दस्त प्रमुख हो सकते हैं, तो किसी में आवाज का बैठना, सिर दर्द और छाती में दर्द। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, चिकित्सा। जब रोग इतना जटिल है तो आयुर्वेद इसके इलाज के लिए क्या रास्ता सुझाता है? चिकित्सा का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है बल की रक्षा। आचार्य चरक बहुत साफ कहते हैं कि इलाज शुरू करने से पहले रोगी के बल और मांस का मूल्यांकन करो। अगर रोगी का बल और मांस बहुत ज्यादा क्षीण हो चुका है तो रोग को असाध्य समझो। क्यों? क्योंकि औषधि की तीव्रता को सहन करने के लिए भी शरीर में बल होना चाहिए।
यही कारण है कि राजयक्ष्मा की चिकित्सा में सबसे पहले बृंहण यानी शरीर को पोषण देने वाली चिकित्सा पर जोर दिया जाता है। यानी पहले शरीर को मजबूत करो, फिर बीमारी से लड़ो। बिल्कुल। इसके बाद देखा जाता है कि तीनों में से कौन सा दोष सबसे ज्यादा प्रबल है और उसके अनुसार चिकित्सा की दिशा तय होती है। और अगर शरीर से दोषों को निकालना जरूरी हो, मतलब शोधन करना हो तो वो भी बहुत सावधानी से किया जाता है। मृदु स्नेहन स्वेदन मतलब हल्की ऑयलिंग और स्टीम के बाद बहुत सौम्य वमन या विरेचन दिया जाता है ताकि शरीर और कमजोर ना पड़े। स्रोतों में कुछ बहुत प्रसिद्ध औषधीय योगों का भी जिक्र है। सितोपलादी चूर्ण का नाम तो आज घर घर में लिया जाता है। हाँ, सितोपलादी चूर्ण राजयक्ष्मा अध्याय का एक अनमोल रत्न है। इसकी बनावट बहुत वैज्ञानिक है। इसमें 5 चीजें हैं: सितोपला, तुगाक्षरी, पिप्पली, इलायची और दालचीनी। और इन्हें खास अनुपात में मिलाया जाता है जिसमें हर अगला घटक पिछले वाले से मात्रा में दुगना होता है। अच्छा, और इसका असर किन लक्षणों पर होता है? ये मुख्य रूप से श्वास, कास, अरुचि और पार्श्वशूल पर काम करता है। इसमें जो पिप्पली है वो आयुर्वेद में एक योगवाही द्रव्य मानी जाती है। मतलब वो बाकी औषधियों के गुणों को शरीर की गहराइयों तक ले जाने का काम करती है, एक कैटलिस्ट की तरह। हाँ बिल्कुल। ये तो बहुत दिलचस्प है। क्या इसके अलावा भी कोई और महत्वपूर्ण योग है? हाँ, कई हैं। एक है यवानी शाडव चूर्ण, जो विशेष रूप से अरुचि और पाचन समस्याओं के लिए है। यह जिह्वा को साफ करता है और भोजन में रुचि जगाता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण योग है जीवंत्यादि घृत। अच्छा, ये एक औषधीय घी है। हाँ, इसके बारे में ग्रंथ कहते हैं कि ये राजयक्ष्मा के सभी उपद्रवों और लक्षणों को शांत करने की क्षमता रखता है। घी अपने आप में पोषण देने वाला और वात को शांत करने वाला होता है, और जब उसमें जीवंती जैसी जड़ी बूटियां सिद्ध कर दी जाती हैं तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। इन सब औषधियों के बीच मैंने एक बहुत ही अजीब शब्द देखा, जुगुप्सा चिकित्सा। इसका क्या मतलब है? जुगुप्सा चिकित्सा इस अध्याय का शायद सबसे रहस्यमयी और आधुनिक लगने वाला हिस्सा है। इसे हम एक तरह की साइकोलॉजिकल या अवर्जन थेरेपी कह सकते हैं। हमारे स्रोतों में इसका विस्तृत वर्णन नहीं है, लेकिन इसका जिक्र होना ही ये बताता है कि आयुर्वेदिक चिकित्सक रोग के मानसिक कारणों को कितनी गंभीरता से लेते थे। तो ये काम कैसे करती होगी, कोई अंदाजा? अनुमान ये है कि इसका उद्देश्य रोगी के मन में उन मानसिक भावों जैसे ईर्ष्या या शोक के प्रति विरक्ति या जुगुप्सा पैदा करना होता था, जो रोग को बढ़ा रहे थे। अच्छा। शायद काउंसलिंग या कुछ खास गतिविधियों के जरिए रोगी को ये एहसास दिलाया जाता था कि ये नकारात्मक भावनाएं उसके शरीर को कैसे खा रही हैं, ताकि वो सचेत रूप से उनसे दूर होने की कोशिश करें। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि राजयक्ष्मा, जिसे हम अक्सर सिर्फ टीबी समझ लेते हैं, आयुर्वेद की नज़र में वो एक जीवन शैली और मनोवैज्ञानिक संकट का शारीरिक प्रतिबिंब है। इसके 4 कारण अतिश्रम, वेग संधारण, मानसिक क्षय और विषमाशन आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, और इसकी चिकित्सा में शरीर के बल को सबसे ऊपर रखना आयुर्वेद के समग्र दृष्टिकोण को साफ दिखाता है। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक विचार बताइए। हमने राजयक्ष्मा के एक कारण साहस यानी अपनी क्षमता से ज्यादा काम करने की बात की। हाँ, हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथ जिस चीज को एक घातक रोग का कारण बता रहे हैं, आज की दुनिया में उसी हसल और बर्नआउट को अक्सर सफलता की निशानी के तौर पर महिमा मंडित किया जाता है। सही बात है। शायद हमें रुक कर सोचने की जरूरत है कि तथाकथित विकास की ये दौड़ हमें शारीरिक और मानसिक रूप से किस क्षय की ओर ले जा रही है।